सुबह जब मी उठी तो रानी सो रही थी। उसे पिछले काफी दिनों से बुखार था, जबकि चची किसी जरूरी काम से मोहल्ले में किसी के घर में गई हुई थी। मैं किचन में नाश्ता करने गई थी जब चाचा मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझे बिस्तर पर फेंक कर मेरे साथ दस्तार करने लगे। मैं इस अचानक अवतार पर बौखला गई थी। मैं चीखना चाह रही थी, चिल्लाना चाह रही थी, मगर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे साथ वह सब करते रहे जो किसी भी तरह से मेरे साथ इन्हें नहीं करना चाहिए था। काफ़ी देर तक मैं इनके हाथों खिलौना बनी रही और वह मुझसे लज्जत हासिल करते रहे। मैं खुद को छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर उनकी गिरफ्त से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मर्द थे और मैं उनके सामने बेबस और कमज़ोर थी और मेरी इसी कमज़ोरी का वह फ़ायदा उठा रहे थे। फिर जब बाहर दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने मुझे एड़ में छोड़ दिया था। मैं भागते हुए उनके कमरे से निकली थी। चाचा अक्सर ही ऐसा करते थे। जब भी घर में वह ज़रा सी भी तन्हाई पाते तो मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया करते थे और फिर मेरे साथ दस्तदाएं करते हुए मुझे इसी तरह से एटा पहुंचाया करते थे, जैसे कि आज पहुंचाई थी। या जिस तकलीफ से गुजर रही थी मैं वह किसी के इसके बारे में बता भी नहीं सकती थी। पूरा दिन मैं आज के वाक़ये की गौर करती रही कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं, लेकिन मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। छुट्टी के बाद जब स्कूल से वापस आ रही थी तो सामने देखकर मैं टटक रह गई थी। आज मैं अकेली थी। आज मेरे साथ ना रानी थी और ना कोई और सहेली थी और ना ही घर का कोई बच्चा था। जब भी मैं खौफ से कांपते हुए घर की जानिब आ रही थी, सामने ही पीपल के डाकाटा के नीचे वही लड़का अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद होता था। उसने जब मुझे अकेले देखा तो फौरन से अपनी जगह से आगे बढ़ाया और मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। मैं इस अयाटटा पर बौखला गई थी, लेकिन रुकी नहीं थी। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर इसके साथ साथ तुम बहुत मगरूर भी हो। अब ऐसा भी किया खुद पर अगरूर कि तुम मुझे इन चीज़ पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करती। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसके साथ साथ मैं यह सोचकर काँपा हो गई कि अगर किसी ने देख लिया तो ना जाने क्या होगा। तभी मैं उसको धक्का देकर वहाँ से तेज तेज कदमों से चलने लगी थी। जब भी मेरे पीछे इन सबके बुलंद काकों की आवाज़ सुनाई दी थी, आखिर बचकर कहाँ जाओगी, एक न एक दिन तुम हमारे ही काबू में जरूर आओगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी और जब मैं घर आने के बाद खाना खा रही थी तब चाची मुझे कहने लगी कि आज मैं एक रिश्तेदार के घर जा रही हूँ। वहाँ पर पार्टी हो गई है और हो सकता है कि मैं रात आज वापस ना आऊँ। चाची की बात सुनकर नावल मेरे हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा था। अब मेरे लिए खाना खाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बात हो गई थी। एकदम ही चाचा के नाम से खौफ मेरे बूत आंखों के सामने आ खड़ा हो गया था। अगर चाची आप अगर चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं अकेली रह जाऊंगी। मेरा खौफ से चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। चाची ने मेरे चेहरे के तजुर्बा देखे तो हैरान रह गई। अरे शाहजी, तुम किस बात से इतना डर रही हो? रानी भी तो घर पे ही है और तुम्हारे चाचा भी तो हैं घर पर। तुम्हें किस बात का खतरा है? क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? चाची ने मुझसे पूछा। उनकी बात सुनकर ही मैं रोना शुरू हो गई थी। जो कुछ चाचा उनकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ करते थे वह बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। अब की बात अपनी जगह पर ठीक है, मगर आपकी कमी कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता और आप जानती हैं कि जब से अम्मी अब्बू पार्टा हुए हैं तब से मैं कितना अकेला पड़ गई हूँ। अगर आप ना होती तो ना जाने मेरे साथ क्या होता। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं चाची को कैसे ओकम। वह मेरी बात को सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी कि काली ना हो तुम। घर में सब लोग मौजूद हैं। तुम्हारा चाचा भी तो घर पर ही है ना, और तुम्हारा तो मुझसे ज्यादा इसके साथ करीबी रिश्ता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। फिक्र मत करो, मैं कल सुबह ही वापस अब वहाँ से आ जाऊंगी। यह भी तो देखो कि कितना वक्त हो गया है। मैं अपने मायके में रात रहने के लिए नहीं गई, कभी फुर्सत ही नहीं मिली, और अब जब फुर्सत मिली है तो एक आध दिन वहाँ पर रहकर मैं अपनी सखियों और बहनों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। चाची जाने की तैयारी कर रही थी, मगर मैं इन्हें अपने खौफ की वजह से नहीं बता सकती थी। मैं इसे यह नहीं बता सकती थी कि इसके जाने का सुनकर मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है। शाम को जब चाचा घर पे आया तो उसने घर में दाखिल होते ही चाची की गैर मौजूदगी को नोट कर लिया था और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी चाची कहाँ है। मैंने डरते डरते उसे बताया कि वह आज घर पर नहीं है, वह शायद कल वापस आए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी।
उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। वो जोरदार अंदाज में काक लगाकर बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, आज तो फिर बहुत मजा आएगा। वो मुझे मायने का अंदाज में घूरता हुआ कमरे में चला गया था और मैं जी जान से कांप कर रह गई थी। कहने को वो मेरा चाचा था और मेरे सर पर उसने शफकत का हाथ रखा था, मगर दर हकीकत वो एक ऐसा इंसान था और मेरे साथ वह क्या कुछ करता था यह मैं ही जानती थी। वो मुझे किस किस तरीके से एटा देता था, इसके बारे में कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, ना ही मैं इसके बारे में किसी को बता सकती थी। मैं यतीम मिस्किना थी, मेरी बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं था। उल्टा चाची की तरफ से मुझे जो शफकत और प्यार मिला हुआ था वो भी बाकी ना रहा था। कोई भी औरत अपने शौहर के ऊपर किसी को भी तरजीह नहीं देती। अपने ही घर में रहते हुए मेरी इज्जत महफूज नहीं थी और यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। अगर किसी को बताती भी तो भी कोई यकीन ना करता, उल्टा मुझे ही सब लोगों से गालियां सुनने को मिलती और सबकी नज़रों में मस्कका होकर रह जाती। चाची ने मुझे खाना बनाना और रोटी पकाना तो सिखा दिया था। घर के सारे ही काम मैं कर लिया करती थी, काम का तो मुझे कोई मसला ही नहीं था, मगर रात आने के ख्याल से ही मैं खौफ से टा कंपने लगती थी। मुझे अपने चेहरे के टजुअटा को छुपाने में बिल्कुल भी कमाल हासिल नहीं था। तभी जब रानिया ने मुझे देखा तो वह भी परेशान हो गई। मुझे तसल्ली देने लगी कि डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। उसने मुझे तसल्ली दी तो उसकी बात सुनकर मैं टाटकर रह गई। मेरे जहन में एक ख्याल गूंजने लगा, मगर फिर मैंने अपने इस ख्याल की नहीं कर दी। ऐसा कैसे हो सकता था, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, मगर मैं खुद ही अपनी सोच की भी नहीं करने लगती। अगर चाचा अपने म्याह से गिर सकता था, अपने और मेरे रिश्ते के तकद्दस को पमल कर सकता था, तो मैं इससे इंतकाम लेने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती थी। अगर वह अपनी बेटी जैसी भतीजी के साथ यह सब कुछ कर सकता था, तो उसे सबक सिखाने के लिए मैं ऐसा कोई कदम क्यों ना उठा सकती थी। मुझे भी हक था कि मैं उसे सबक सिखाती और जो आटा उसने मुझे दी थी उसे सूद समेत अपने चाचा को वापस लौटा देती। मैं खुद को हजारों टबिल देकर इस बात के लिए मना रही थी। रानू मुझसे चंद साल छोटी थी, मगर देखने में वह मेरे ही जैसी स्मटा की मालिक थी। जब भी मैं सोचने लगती कि इस काम में मुझे डूजवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, अब मैं धड़कते दिल के साथ रात होने का इंतजार कर रही थी। दिल ही दिल में मुझे यह भी एहसास था कि मैं गलत कर रही हूँ, मगर जब मुझे चाचा के साथ गुजारे हुए लम्हाटा अपने याद आते तो मुझे खुद से घिन आने लगती थी और चाचा से नफरत का एहसास होने लगता था और मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही, जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। चाचा इसका इसी काबिल ही है कि वह भी ऐसी ही एटा से गुजरे जिस आटा से मैं गुजर रही हूँ, और चाचा के लिए इससे बढ़कर और इंतकाम कुछ नहीं हो सकता था। इस रात जब मैं चाचा के कमरे में खाना देने गई तो उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और मेरे चेहरे की तरफ देखकर कायाटा से हंसने लगा और कहने लगा, आज मुझे ज़्यादा इंतजार मत करवाना, आज खुद ही शराफत से यहाँ पर आ जाना, वरना तुम जानती हो कि अगर मैं खुद तुम्हारे पास आया तो फिर तुम इस चीज़ को सह नहीं पाओगी। वो डायाडा मुझे धमकी दे रहा था, मगर वो यह नहीं जानता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मुझे चाचा से इस पल इंतहाई नफरत महसूस हुई थी, और यह काम करते हुए जो मैं हिचकिचा रही थी तो अब वह हिचकिचाहट भी मेरी दूर हो गई थी। और अब मैंने सोच लिया था कि इस जैसे गलिया इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए ताकि यह अपनी ही नज़र में गिर जाए, उसे दूसरों की बेटियों का दर्द महसूस हो। रात को आज डनास्ता था, मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था और रानू को मैंने अपने बिस्तर पर अपने साथ सुला लिया था। रानू जल्दी सो जाने की आदी थी और जैसे ही बिस्तर पर लिनटी थी तो गहरी नींद सो जाती थी। जब मुझे रानू के सोने का यकीन हो गया तो मैं अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। रानू के कमरे में इसके बिस्तर पर मैंने तकिए रखकर ऊपर चादर डाल दी थी और खुद अपने कमरे में आकर छुप गई थी। अब मैं चाचा के कमरे का आने का इंतजार कर रही थी ताकि चाचा मेरे कमरे में आए और अपनी बेटी को ले जाए। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी और मैं दिल तेज तेज धड़कने लगा था। मुझे यह डर था कि चाचा कहीं कमरे की लाइट ना ऑन कर दे। अगर ऐसा होता तो सारा भांडा फूट जाता, उसे हकीकत पता चल जाती। मगर उसने कमरे की लाइट ऑन नहीं की थी और आते साथ ही वो मेरे बिस्तर में घुसा था और थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मेरे अब्बू इकलौते भाई थे। बशीर चाचा उनके दूर पार के रिश्तेदार थे, वो यतीम थे। मेरे अब्बा ने ही बशीर चाचा को पाला पोसा था, इनका ख्याल रखा था। इस वक्त मैं छोटी सी थी जब चाचा हमारे साथ इस घर में रहने लगे थे।
चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी घर में होते थे तो मुझे अपनी गोद में उठाए रखते थे। मुझे इनका प्यार करना बहुत अजीब लगता था, क्योंकि वो मेरी अम्मी अब्बू से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मुझसे प्यार करते थे। उनके हाथों की हाकटा मुझे आना तौर पर उलझा देती थी और मैं इस उलझन का किसी के साथ भी जिक्र नहीं कर सकती थी। मेरा मासूम ज़हन इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं था। जूझ मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी तब तक मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि चाचा मेरे साथ गैर मुनासिब हाकटा करता है और मैं चाहकर भी अपनी बेटी को मुँह को इस बारे में बता नहीं सकती, क्योंकि मेरी मुँह चाचा पर बहुत ज़्यादा एतबार करती थी। मैं खुद चाचा को बचाने की खातिर हर मुमकिन कोशिश करती थी, मगर किसी ना किसी बहाने से वह मुझे अपने कमरे में ले जाते थे और फिर मेरे साथ वह सब हरकतें करते थे जो मुझे बेहद बुरी लगती थी और ईटा में मेटल करती थी। इन्हीं ही दिनों अब्बा ने चाचा की शादी करवा दी थी और जब चाची चाचा की जिंदगी में आई तो वह मेरी तरफ से ब्याह हो गया था और अब वह मुझ पर ध्यान नहीं देता था। इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि मेरी इससे जान छूट गई थी। मगर मैंने जो बचपन से आना आटा झेली थी, उसका मडवा शायद उम्र भर भी नहीं हो सकता था। कई साल बीत गए थे। एक दिन मेरे अम्मी अब्बू एक शादी में गए हुए थे और वापसी पर इनका एक्सीडेंट हो गया और वह दोनों मौका पर ही बाका हो गए थे। मेरी तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी और कुछ भी समझ नहीं आता था। इनके बगैर कैसे जिंदगी गाऊंगे। तब चाची और चाचा ने मुझे संभाला था, मेरा साथ दिया था और इनकी वजह से ही मैं जिंदगी की तरफ लौट कर आई थी। चाचा की बेटी रानिया के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी। ज़्यादातर वक्त हम दोनों एक साथ ही गुजारते थे। रानिया के अलावा चाचा को अल्लाह ताला ने और औलाद अता नहीं की थी। चची बहुत अच्छी खातून थी। वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। चची के रूप में जैसे मुझे खोई हुई मुँह दोबारा वापस मिल गई थी। अक्सर रिश्तेदार, कावटिना और मोहल्ले की औरतें चची को मस्कक नज़रों से देखती थी कि शायद वो मेरे साथ ज्यादती करती होगी, बिन्नू की बच्ची के साथ वो बुरा रवैया रखती होगी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। चाची बहुत अच्छी थी। अब जब मैं मैट्रिक क्लास में थी तो चाचा मेरे साथ फिर से वही सब करने लगा था जो कुछ वह बचपन में करता रहा था, बल्कि अब उस सब में पहले से ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। पहले इनकी हरकतें सिर्फ 10 टाइम तक थी, मगर अब इनकी साठ बढ़ने लगी थी। मैं अब बहुत ज़्यादा डर गई थी। समझ में नहीं आता था कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करूं। और चाचा ऊपर से मुझे ही धमकी देता कि अगर तूने किसी को भी एक बात बताई कोई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। स्कूल में आते जाते गांव के कुछ लड़के मुझे तंग करते थे। मैं तो बचपन से ही अदम टाया हुआ का शिकार थी। यह बात मैं किसी को भी नहीं बता सकी थी। दिन ब दिन इन लड़कों की दीदा देरी बढ़ रही थी और घर में चाचा की दस्तार भी बढ़ रही थी और मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल करने का कोई जरिया नज़र नहीं आता था। कई बार मैं सोचती कि मैं यह सब चाची को बता दूं। मैं जिस मुसीबत से गुजर रही थी चाची को इस सब से आगाह कर दूं। मगर फिर मैं यह सोचकर खामोश हो जाती कि शायद वो भी मेरी बात पर यकीन ना करें। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहूँ जाऊंगी। मेरा तो इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। ना मेरा ननिहाल में कोई रिश्ता था और ना ही दयाल में था। चाचा और चाची के अलावा मैंने कोई रिश्ता नहीं देखा था। गो कि यह घर मेरा था। मगर अभी मैं कम उम्र थी, यह सब देखने के काबिल नहीं थी। ऐसे में मैं अगर यह लोग भी मुझे दुत्कार देते तो मैं कहीं जा सकती थी। जानती थी कि बाहर की दुनिया मुझ जैसी लड़कियों को तो सालिम निगल जाएगी। मेरे जैसी अकेली लड़कियों की इस बाहर की दुनिया में कोई जगह नहीं थी। और इस दिन चाची जब घर पर नहीं थी तो इस दिन चाचा ने हर हद पार कर दी थी। इस दिन मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, मगर चाचा को मुझ पर रहम नहीं आया और वो अपनी हवस पूरी करने के बाद ही उसने मेरी जान छोड़ी थी। इतनी देर तक मैं हिलने उलने की पोजीशन में ही नहीं थी। जब चाची घर आई तो वह भी मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। पहले मेरा दिल चाहा कि मैं चाची को सारी बात बता दूं, मगर जब चाचा की धमकी याद आ गई तो मैं खामोश हो गई थी और चाची को यह कहकर टाल दिया कि मुझे बुखार हो रहा है। कितने दिन तक मैं स्कूल भी नहीं जा सकी थी और अब तो मुझे चाचा से बहुत डर लगने लगा था। मेरी आना हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मैं हर वक्त खौफ के असर रहती थी। चाची मेरी हालत देखती तो परेशान हो जाती और चाचा से कहती कि ना जाने इसे क्या हो गया, यह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। और चाची की बात सुनकर चाचा मुझे भरपूर नज़र से सर से लेकर पाँव तक देखता था। इसकी नज़र में कांप कर मैं रह जाती तो कहने लगता कि ठीक ठाक तो है, यह अच्छी भली है, क्या है इसे। इसकी हवस भरी नज़रों से मैं घबरा जाती थी और फौरन वहाँ से गायब हो जाती थी।
कक्की को अब तक अपने शौहर के बारे में अंदाजा नहीं हो सका था, और अब जब इस दिन कक्की ने बताया कि वह आज रात को घर नहीं होंगी, तो यह सुनकर ही मैं डर गई थी कि चाचा ना जाने मेरे साथ इनकी गैर मौजूदगी में क्या सलूक करेगा। तभी मैंने बहुत काम करने का इरादा किया हो जो शायद आम हालात में करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर चाचा को सबक सिखाने के लिए करना बहुत जरूरी था। चाचा को बिस्तर पर गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब रानिया की दिलकास के खून से पूरा कमरा गूंज उठा। रानिया की और मेरी आवाज में जमीन आसमान का फर्क था। एकदम उससे यूं पीछे हटा था जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। तभी उसने कमरे की लाइट ऑन की और मेरे बजाय जब रानिया को मेरे बिस्तर पर देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया और खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रानिया भी अपने बाप को देखकर बहुत बुरी तरह से कांपा हो गई थी और बुरी तरह से रो रही थी। चचा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रानिया के पास आता और उससे कोई बात करता, जब ही वह लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल गया था और फिर मैं अपनी जगह से उठकर रानिया के पास आ गई। कितने लम्हे हम दोनों के दरमियान खामोशी की नज़र हो गए थे। रानिया बुरी तरह से रो रही थी, सिसक रही थी और मेरे पास उसे टटाली देने के लिए एक भी लया नहीं था। तभी मैं उससे कहने लगी कि मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ा। मेरा इतना ही कहना था कि रानिया ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी कि तुम यह सब कब से बर्दाश्त कर रही हो। अब जब उसने मुझसे यह बात पूछी तो मेरे ही जबत के तमाम बंधन टूट गए थे और मैंने बचपन से ले अब तक रानिया को अपनी तमाम बीती हुई बातें बता दी। रानिया के चेहरे पर अब बिकना फैली हुई थी और वह हैरान नज़रों से मुझे देखे जा रही। तुम इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त करती रही? आखिर तुमने अम्मी को यह सब क्यों नहीं बताया? क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई? उसकी बात सुनकर मैं सर झुका गई और कहने लगी कि मैं डर गई थी। मुझे चाचा ने धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी को कोई बात बताई तो वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे, मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे बदनाम भी करेंगे। यह सुनकर रानिया ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बू इस हद तक भी गिर सकते हैं, वो ऐसा भी कर सकते हैं। मगर अब तुम फिक्र मत करो, कल अम्मी को घर आने दो, सारी बात हम अम्मी को बताएंगे और अब तुम्हारी इस मुसीबत से जान छूट जाएगी। मगर मैं खुद जिसाना एटा में मब्तल हो गई हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। मेरा जिस्म जैसे जल रहा है, मेरे बाप की गलत गलता मेरे जिस्म से कमटा गई है। मैं उसकी आटा का अंदाजा कर सकती थी कि उसे जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने इस अंदाज में छुआ था, और वह मर्द कोई और नहीं बल्कि उसका ही बाप था, और उसकी आटा का अंदाजा कोई इंसान नहीं कर सकता था। बाकी की रात मेरी आंखों में ही कटी थी। पूरी रात रानिया की सिस्कीम मेरे कानों में गूंजती रही और मैं इस एहसास नाडमटा में मटल होती रही कि मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। काश रानिया के साथ ऐसा ना करती तो आज वो इस करब से ना गुजर रही होती। मगर मेरे पास भी तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर यह सब ना करती तो चाचा को अपनी गलती का एहसास कभी हो ही नहीं सकता था। अगले दिन सुबह सवेरे ही चाची मुझे अपने कहे के मुताबिक घर आ गई थी, और जब मैं इनकी और मेरी रानी के चेहरे पर नजर पड़ी तो वह हैरान और परेशान रह गई। चाचा सुबह सवेरे ही घर से निकल गया था बाहर, और वह शायद अब किसी से नज़र मिलाने के काबिल ही नहीं रहा था। और चाची ने जब हम दोनों से उतरे हुए चेहरे देखे तो परेशान हो गई। क्या बात है, तुम दोनों इस कदर हवास पकाटा क्यों लग रही हो? सब काया ईटा है, तुम्हारे अब्बू किधर है? चाची को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। आज चाचा को छुट्टी थी और वो घर पर ही नहीं थे। अमूमन तो छुट्टी का दिन घर पर ही गुजारा करते थे। चची अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी और इनका हर वक्त ध्यान चाचा की तरफ ही रहता। इस सवाल पर मैं इनसे नजरें चुरा कर रह गई थी। रानी कक्की को लेकर कमरे में चली गई और उन्हें वो सब बता दिया। यह सब सुनकर कक्की को भी शौक लगा था। वो भी अबिकिना की कैपाईटा में थी। वह भी रोते हुए मुझसे यही पूछ रही थी कि तुमने आखिर यह सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? तुम यह तकलीफ बर्दाश्त करती रही। अगर मुझे बता देती तो मैं तुम्हें इस आटा से छुटकारा हासिल करवा देती। चाची की बात पर अयासाड़ा अंदाज में मुस्कुरा दी और कहने लगी कि मैं डर गई थी और इस डर की वजह से मैं अपनी जुबान बंद रखने पर मजबूर हो गई थी। चाची बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो कहने लगी कि आ जाने दो अपने बाप को। मैं इससे पूछती हूँ कि मैं गैरत बिल्कुल मर गई है क्या इसमें? उसे बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी सगी भतीजी के साथ ऐसा करते हुए। मगर यह सब कहने की नौबत ही नहीं आई। शाम को जब हम तीनों घर में मौजूद थी तो दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी।
चची ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर काफ़ी सारे लोग खड़े थे। तभी एक शख्स ने बताया कि चाचा का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मौत वाक़या हो गई है और वह हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं। यह सुनकर हम अपनी अपनी जगह पर अबेकिना थे। चची तो जैसे पत्थर का पुत बन गई थी। वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। वो जो चाचा से लड़ने का सोच रही थी उनसे बहस करने का सोच रही थी। अब जब उनकी मौत के बारे में पता चला तो वह जैसे धआस ही गई थी। मगर रानिया को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने उसे एक बार भी रोते हुए नहीं देखा था। चाचा को पालता हुए कितना ही वक्त गुजर गया था और कभी मैंने रानिया के मुंह से उनका नाम तक नहीं सुना था। और इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान होती थी। एक दिन जब मैंने रानिया से इस बारे में पूछा